और अब किसान इतने मालदार हो गए कि मेरे जैसा किसान भी कनॉट प्लेस पे एक कोठी खरीदने की बाट में है। अगर कोई हो तो बता देना, बिक्री हो तो। और नोएडा में भी, आप नोएडा से भी आते हो तो देख लेना, फिल्म सिटी के आसपास कोई फार्म हाउस हो तो हम खरीदेंगे। और स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है वो भी हमें किसानों को बता देना, क्योंकि हिंदुस्तान के बैंक में तो हम अकाउंट रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई नीरव मोदी आएगा, विजय माल्या आएगा और लेके फुर हो जाएगा। हैं? किसान का खाद का कट्टा डबल करोगे और 5 किलो खाद की चोरी करोगे। देखिए वो कहते हैं 1 साल इसको लागू करके देख लो। ये भी कोई फेना साबुन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहां के बारे में एक बात एकदम सामान्य सी है कि यहां पर किसान मौजूद हैं। किसानों के धरने का आज 9 महीने 2 दिन पूरे हो चुके हैं और पिछले दिनों 2 दिन का अधिवेशन भी बुलाया गया था। हमारे साथ मशहूर प्रवक्ता के रूप में मशहूर हो चुके हरेंद्र ताऊ मौजूद हैं, जो लगातार हर चैनलों के साथ सोशल मीडिया पर नजर आते हैं और हर रोज किसानों की तरफ से पक्ष रखते हैं। और पक्ष इतना जोरदार होता है कि शायद सरकार को राकेश टिकैत से ज़्यादा इनसे भी डरनी चाहिए, क्योंकि इनकी आवाज़ पूरा देश ही सुनता है। तो हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। पहला मेरा सवाल यही है कि 2 दिन के अधिवेशन में आपने क्या कुछ तय किया और क्या रणनीति बनाई आपने? पहले तो धन्यवाद आपका भी और आपके श्रोताओं का भी। देखिए रणनीति क्या थी, एक अधिवेशन में जो हमारे दूर दराज के किसान संगठन हैं, जो छोटे संगठन हैं, उनसे अक्सर बात नहीं हो पाती थी। तो जो उन संगठनों के जो नेता हैं, क्योंकि इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो राकेश टिकैत जी हो, चाहे गुरनाम चढ़ूनी जी हो, चाहे राज्यपाल जी हो, चाहे अन्य कोई भी संगठन का पदाधिकारी हो, वो पदाधिकारी है ही नहीं, आम किसान है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी है, क्योंकि जितनी राकेश टिकैत जी की जिम्मेवारी है उतनी इस भाई की भी जिम्मेवारी है, उतनी इस भाई की भी जिम्मेवारी है। हर किसान अपनी जिम्मेवारी को लेके चल रहा है। ये किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दूसरा, इस आंदोलन में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ये जातियों का भेदभाव है। सब एक है, जो किसान है। ये सबसे बड़ी इस आंदोलन की खूबसूरती है। दूसरा, एक किसान ने अगर एक आवाज़ निकाली तो सब किसान की वही आवाज़ रहेगी। ये इस आंदोलन की खूबसूरती है। और जो हमारा अभी अधिवेशन चल रहा था वो उस पे था कि हम लोग अब आंदोलन में क्या करें कि सरकार जो है 9 महीने से हमारी बात नहीं सुन रही। हमें आंदोलन कैसे तेज करना है, आंदोलन की रूपरेखा और क्या होनी चाहिए, आंदोलन में खाने पीने की व्यवस्थाएं किस तरीके से सुचारू रूप से चल सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अडानी अंबानी का फंड नहीं है। हमारे पास तो गांव से आता है। गांव में जो लोग रहते हैं वो गांव से इकट्ठा करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरते हैं, यहाँ भेज देते हैं, हम उसे अपना बना के खा लेते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने एक बात सुना था कि आपके ही संयुक्त किसान मोर्चा के एक सहयोगी, तो पहले वो अलग हो चुके हैं आपसे, बहुत ज़्यादा मशहूर है, उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया था कि राकेश टिकैत अकेले जो है पूरी चीज़ पर ये कर रहे हैं, अपना दबाव रख रहे हैं। ऐसे में क्या अधिवेशन बुला करके छोटे छोटे लोगों की बात सुनी गई, छोटे दलों की बात सुनी गई? ऐसा तो नहीं था ना कि असंतोष हो गया था अंदर छोटे दलों के बीच? नहीं, देखिए अब आंदोलन का विस्तार जब पूरे देश में होगा तो सब किसान भाइयों को साथ जोड़ेंगे, तभी तो आंदोलन पूरे देश में जाएगा। या मेरे अकेले से पूरे देश में चला जाएगा, या आपके अकेले से पूरे देश में चला जाएगा। अपने किसान भाइयों को सबको जोड़ना है। तो ऐसा भी होता है, कुछ किसान भाई जो दूर हैं, मान लीजिए कर्नाटक में है, कर्नाटक का सारा किसान थोड़ा ही आ सकता है। तो कर्नाटक के जो किसान संगठन हैं, उनके जो नेता हैं वो बुलाए गए, उनकी भी राय लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्या प्रॉब्लम है किसानों की, वो भी तो साझा होनी चाहिए। ये थोड़ा ही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या हल होगी, या पंजाब की होगी, या हरियाणा की होगी, या उत्तर प्रदेश की होगी। समस्याएं पूरे देश की सॉल्व होनी है। तो हर देश के संगठन से बात की जा रही है
सबकी समस्याएं ली जा रही हैं, किस तरीके से हमें उनको सरकार के सामने रखना है, कैसे किसानों के बीच में रखना है, तो ये समस्या है। अच्छा, 5 तारीख को एक पंचायत बुलाई गई है। पंचायत इससे पहले भी बुलाई गई थी और ये आने वाला वक्त है जो 5 तारीख है उस वक्त भी बुलाई गई है। तो कब तक किसान पंचायत खेलेंगे? कभी पंचायत, कभी धरना, सरकार तो मान नहीं रही है ना। तो आप जो ये कर रहे हैं इसका क्या हल निकलेगा? क्या नहीं लगता आपको कि आप लोगों को हट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो सुनेगी नहीं, ये तो संकेत सरकार ने दे दिए हैं। तो क्या जहर पी ले? बताइए आप बता दो तो हम धरना कैसे करें? हम वो क्या करें कि सरकार हमारी बात मान जाए? आप बता दो। अब सरकार ने कहा है कि 1 साल के लिए कम से कम आप कानून को लागू कीजिए और उसे देखिए कैसे है। अगर 1 साल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि ऐसी मान लेनी चाहिए कि अगर पहले उस चीज़ को लागू कर देते हैं, अगर किसान संतुष्ट नहीं होंगे तो उसे वापस ले लेंगे। इस चीज़ का भी ऑफर आप लोगों को मिला था, तो फिर आपने 1 साल पहले उसे ट्रायल के तौर पे क्यों नहीं देखा? क्या जहर का प्याला पहले पी लें और फिर उसका इंतजार करें कि जहर हमारे शरीर में कितना डैमेज करेगा, तब डॉक्टर 1 साल बाद हमारा इलाज करेगा कि अब देखता हूँ तुम्हारे शरीर में इस जहर से कितना डैमेज हुआ है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखिए, वो कहते हैं 1 साल इसको लागू करके देख लो। ये भी कोई फेना साबुन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? बताइए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फेना साबुन नहीं, आप चलिए ट्रायल पर नहीं, आप धरना दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो मेन मकसद हो गया है, लोग ये बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराते हैं, फिर आप ही के जरिए उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने का रास्ता निकाल लिया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप ही को फोकस पे रख करके इस चुनाव को जो है डिफीट किया जाएगा बीजेपी को। देखिए, पहले तो मैं चुनाव की बात बताता हूँ। हम चुनाव में अभी है ही नहीं। हम कहाँ हैं चुनाव में? पश्चिम बंगाल में हम गए, हमने ये बताया पश्चिम बंगाल के जो किसान भाई थे, वहाँ के लोग थे, कि देखिए लुटेरे आ चुके हैं बंगाल में और हमें लूट करके आए हैं, तो इनसे बच लो वरना तुम भी लूटोगे। जो ये 1 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, भैया इसकी एमएसपी मांग लो जो सरकार ने तय कर रखी। क्यों लूट रहे हो? वो पश्चिम बंगाल के लोगों ने कोई बात हमारी समझ में आ गई, वो समझ गए तो लूटने से बच गए। वरना आज हावड़ा ब्रिज की भी बोली लगी हुई होती। हावड़ा ब्रिज आज बिक चुका होता। हावड़ा ब्रिज तो है, बचा हुआ है, सरकार के पास वो तरीके हैं जो शायद बचा ले। अब मोदी जी अगर आप लोगों की बातें सुन लेते हैं तो आप ये सड़क जो है ये बच जाती ना, इसे भी आपने घेर रखा है। और कैसे आप कह रहे हैं लुटेरे? सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है, फिर 5 रुपये जो है वो एक और किसी मूल्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार तो आपको दे ही रही है, आप क्या चाहते हैं? पूरा खजाना आपको आपके हाथ में सौंप दे? देखिए, 5 रुपये बढ़ाए मोदी ने, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी को कि उसने किसानों के 5 रुपये बढ़ाए। और अब किसान इतने मालदार हो गए कि मेरे जैसा किसान भी कनॉट प्लेस पे एक कोठी खरीदने की बाट में है। अगर कोई हो तो बता देना, बिक्री हो तो। और नोएडा में भी, आप नोएडा से भी आते हो तो देख लेना, फिल्म सिटी के आसपास कोई फार्म हाउस हो तो हम खरीदेंगे। और ज़रा वो अगस्ता हेलीकॉप्टर वाले से भी ज़रा हमारी बात करा देना, क्योंकि अब हमें फार्म हाउस से घर आने के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ेगी, हैं? तो इतने मालदार हो गए। और स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है वो भी हमें किसानों को बता देना, क्योंकि हिंदुस्तान के बैंक में तो हम अकाउंट रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई नीरव मोदी आएगा, विजय माल्या आएगा और लेके फुर हो जाएगा, तो वहाँ कम से कम सेफ तो रहेगा। क्योंकि इतना धन आ जाएगा इस 5 रुपये से। शर्म आई इस सरकार को? आती है कि डीजल 40 से 100 करोगे, पेट्रोल 50 से 100 के पार करोगे, गैस का सिलेंडर 450 से 950 के पार करोगे, हैं? किसान का खाद का कट्टा डबल करोगे और 5 किलो खाद की चोरी करोगे। 50 किलो का कट्टा आता था, 45 का हो गया। जितनी दवाइयाँ पड़ती हैं
एग्रीकल्चर में सब डबल हो गया और किसान की फसल का रेट आधा हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें निकल कर आई कि यहाँ पर किसान सिर्फ 250 बचे हैं। अब उसी 250 को 2500 में बदलने की कहें या 2.5 लाख में बदलने की कहें, इसीलिए आप अधिवेशन बुला रहे हैं, पंचायत बुला रहे हैं, ताकि ये दिखा सके कि किसान जो है यूपी चुनाव में फैक्टर साबित होगा, हरा सकता है। हमसे बहुत डर लगता है। कभी कहते हैं मुट्ठी भर हैं, कभी हमारी गिनती बता देते हैं। उस मीडिया को भी चैलेंज, भारत सरकार को चैलेंज और उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज और उनकी सारी एजेंसियों को चैलेंज, ये मैं देता हूँ। 5 तारीख को गिनती करके बता देना मुजफ्फरनगर में। अच्छा, मुजफ्फरनगर की गिनती में हम भी रहेंगे, हम भी उसको कवर करेंगे, देखेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि किसान जो है जब अपने मुद्दों से भटकता है तो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, किसी पर स्याही फेंक देता है, किसी के कपड़े फाड़ देता है, किसी के हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देता। सिसौली में वही हुआ, स्याही फेंका गया बीजेपी के विधायक पर। ये ठीक है? इस तरीके से कैसे आप हिंसक रास्ता अपनाते हैं, गांधी का पोस्टर इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा किसान का तरीका है? हमारे पे तो आज भी लाठी चार्ज हुए हैं। हरियाणा में किसानों के सर फोड़ दिए पुलिस ने, हॉस्पिटलों में पड़े हैं हमारे किसान। आज ये ब्रेकिंग न्यूज है आज। और बताए किसी पुलिस वाले के किसान ने हाथ भी लगाया हो तो हमें क्यों बदनाम करते हैं? सिसौली की घटना क्या है? सिसौली की भी सुन लीजिए। अभी तो आपने बताया कि हम 250 किसान हैं, वो भी यहाँ पड़े। पहले तो हमें किसान नहीं मानते, अगर ये पिट जाएं तो हमें किसान मानने लगे हैं। ये क्या तरीका है? मुट्ठी भर हम किसान हैं। एक चीज बताइए, आपसे पूछता हूँ पत्रकार महोदय, फिर कहते हो कि हम गुस्से में आ जाते हैं। आप ही बताइए, एक विधायक के साथ कितने पुलिस वाले चलते हैं? आज आपसे हाँ कराऊंगा, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जितना सुरक्षा एक बता दे कितने देखे हो आज तक? देखे हो तुमने किसी विधायक के साथ? चलिए उसको कोई थ्रेड व्रेड मिल रही होगी तो कितने मिल जाएंगे? 10 हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। विधायक के, मंत्री होगा तो बात अलग है, विधायक 10 से ज़्यादा नहीं होते। ठीक, सिसौली गए, विधायक गया, क्यों गया? पहली बात। दूसरी बात, वहाँ गया, अपने लोगों से स्याही अपने ऊपर फिकवा ली, अपने लोगों से गाड़ी के शीशे तुड़वा लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो जब गाड़ी के शीशे टूट रहे थे, जब विधायक वहाँ था तो वहाँ 250 पुलिस वाले थे, तो 250 पुलिस वाले पहले से कैसे आए? बताइए मुझे। यहाँ पकड़ में आते हैं क्योंकि अब वो किसान भोला भाला नहीं है, सब रखते हैं मोबाइल की जानकारी। क्यों? कि किसान का टैंक ही ट्रैक्टर है और किसान के ट्रिपल को अब किसान का बेटा भूलता नहीं है। किसान टैंक भी चलाएगा, किसान ट्रैक्टर भी चलाएगा और किसान ट्विटर भी चलाएगा। ये तो चीज़ है कि किसान जागरूक हुए हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को अब तक नहीं माना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें कि किसान जो है और बोलो। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल के तौर पे उसे ले लेते हैं। ताऊ जी, मेरा आखिरी सवाल है, 5 तारीख को जो अधिवेशन है, क्या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान होंगे या देश भर के किसान होंगे? क्या है वहाँ की रणनीति, उस बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, ये अधिवेशन नहीं है, ये किसानों की महापंचायत है, संयुक्त किसान मोर्चा की। और ये वो महाकुंभ है, धर्म युद्ध है, कुछ भी कहे, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है, देश बचाने की लड़ाई हो रही है। अब किसान कानून की तो बात बाद में रहेगी। अगर देश बचेगा तो किसान का कानून भी बचेगा, किसान की धरती भी बचेगी और किसान भी बचेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? इसलिए इसमें किस किस प्रदेश से आएंगे? ये लोकल के जो दिल्ली के चारों तरफ 400 किलोमीटर का एरिया है, ये तो आएगा ही आएगा।
शायद देश का कोई प्रदेश, एक दो प्रदेश बच सकते हैं, जो वे बचेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी आप कह रहे हैं कि देश बचेगा तब, तो यानी देश खतरे में है। आप मानते हैं इस बात को, देश खतरे में है? बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में है। इस देश के आम नागरिक कहाँ जाए? आप किसान हैं, आप कह रहे हैं देश खतरे में है, वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। आप पश्चिम बंगाल में चुनाव जिता देते हैं, पश्चिम बंगाल ठीक है, यूपी में बीजेपी है, यूपी अभी खतरे में है। क्या आप भी पॉलिटिक्स की टाइप बातें कर रहे हैं? देखिए, नहीं पॉलिटिक्स नहीं, ये बिल्कुल साफ है। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। मैं बता देता हूँ, उसका पूरा डेफिनेशन बता देता हूँ। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। इस देश में खतरे में, देश खतरे में है। वो कैसे है कि हिंदू के खतरे को दिखा करके बीएसएनएल बेच दिया। बीएसएनएल खतरे में है, एमटीएनएल खतरे में है, रेलवे खतरे में है, एयरपोर्ट खतरे में है, सड़क खतरे में है, बिजली खतरे में है। अरे यारो, बचा लो देश को, क्योंकि ये बीजेपी खतरे में है। बीजेपी कहाँ से खतरे में सर? 303 उनके पास सांसदों का सरकार है, इसीलिए तो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। खतरे में तो आप है कि 250 बचे हैं। यूपी चुनाव में आप लोगों को दाव पर लगा हुआ है। अगर यूपी चुनाव आप नहीं जीतते हैं तो क्या आपके और ज़्यादा ये रेपुटेशन जो है कम नहीं होगा किसानों का? आपने सोच कैसे लिया कि यूपी चुनाव में हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? इसलिए सोच लिया क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, आप ही का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा यहाँ बीजेपी ने ज्यादा, आप कहिएगा लाठी डंडे के बल पर उन्होंने जीत लिया। लाठी डंडे के बल पर हम हटा भी देते हैं तो योगी ने अभी भी तो किसानों को मनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर दी हैं कि समर्थन मूल्य बढ़ाने का, गन्ना किसान, हो सकता है बहुत सारे किसान उनके साथ चले जाएं। कैसे मनाइएगा अपने किसान भाइयों को? क्या ये मेरे किसान भाई बैठे हैं या गाँव में मेरे किसान भाई हैं, ये क्या उन 700 किसानों की शहादत को भूल जाएंगे? क्या ये लोग भूल जाएंगे कि 9-10वां महीना चल रहा है यहाँ सड़क पे लेटे हुए किसानों को? भूल जाएंगे? ये भूल जाएंगे कि 12,000 करोड़ रुपए हमारा गन्ने का बकाया है? क्या ये भूल जाएंगे कि डीजल का रेट क्या हो गया? आज तक गन्ने का 4 साल में पेमेंट रेट नहीं बढ़ा। क्या ये भूल जाएंगे कि ये अपने परिवार को कंधे पर लेकर के दर दर भटके हैं कोरोना काल में? भूल जाएंगे। और अगर ये भूल जाएंगे तो ये भारत का किसान नहीं होगा। ठीक है, लोग नहीं भूलेंगे। सवाल ये है कि पूरे दिल्ली में जब हम आ रहे थे हमने देखा पोस्टर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश नंबर 1। उत्तर प्रदेश की, पूरे प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की आय जो है दुगनी हो चुकी है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि आय दुगनी हुई है। तो फिर क्या दिक्कत है कि आपकी आय दुगनी नहीं, किसानों की नहीं हो पाई? वही तो पूछ रहा हूँ। 285 हमारे गन्ने का रेट था, मोदी ने 5 रुपए बढ़ा के 290 कर दिया। बता कैसे रेट बढ़ गया? हमारे गन्ने का मूल्य 325 रुपये है, तो बताओ 650 रुपये गन्ने का मूल्य मिलेगा? आय कैसे बढ़ती है? हमारे गेहूं का 1975 रुपये MSP है, क्या 4,000 रुपये कर दिया? 1888 पिछले साल धान का रेट था, क्या 3900 रुपये कर दिया? डीजल का रेट 40 रुपये से 100 रुपये पे पहुंच गया। हाँ, एक तरह तो डबल हो गया कि हमारा धान 1888 से 800 रुपये में बिक गया, हमारा गन्ना 325 रुपये से 200 रुपये पे बिक गया, हमारा गेहूं 975 रुपये से 1400, 1500, 1600 में बिक गया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप ही लोग अनाज खाते हैं, आप ही को फिक्र है, बीजेपी के लोग अनाज नहीं खाते हैं, उनको तो फिक्र नहीं है। आप यही कहना चाहते हैं ना? अगर वे अनाज खाते तो अनाज की बात करते। वो क्या खाते हैं अब क्यों कहलवाता है? अगर अनाज खाने वाला अनाज पैदा करने वाले की बुराई करता है तो मैं उससे एक ही चीज कहता हूं, गलत शब्द में कहता ही नहीं, चलो छोड़ दो अनाज, किसान का उगाया अनाज खाना छोड़ दो, फिर बता देना। मैं ये कहता हूं
कि आप मुझे 100 गालियां दें, हमारा उगाया हुआ अनाज खाना छोड़ दें, फिर हमें जिंदा रह करके दिखा देना। ऐसा नहीं है, एक आदमी भारत का अनाज नहीं खाता, वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला इंसान है। क्यों? कि अब उसके पेट में दर्द है कि अफगान से काजू कैसे आएगा। कौन काजू खाता है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजू, अफगानी काजू की रोटी खाता है, हाँ, मशरूम की सब्जी खाता है। ये है देश का सबसे बड़ा फकीर। अंधभक्तों को देश में देश यानी इसका मतलब आप कहना चाहते हैं देश में काजू होता ही नहीं है? देश में काजू नहीं होता। ये ऐसे खाता है जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी बांग्लादेश की मछली खाता था, ये ऐसे खाता है। क्या हमारे यहाँ मछलियाँ पैदा नहीं होती? ये वो खाते हैं। 5 तारीख को महापंचायत है, उसके लिए देश के अनाज खाने वाले लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, भारत के किसानों से मेरी अपील है, नौजवानों से अपील है, और उन संस्थानों के कर्मचारियों से अपील है कि जो बिक गया और जो बिकने वाला है, बचा लो देश। आ जाओ एक छतरी के नीचे, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। क्यों पिटो खड़े खड़े? आ जाओ मुजफ्फरनगर, देश बचाना है। क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये वो महाकुंभ है कि अगर किसान का अनाज खाने वाले, किसान की इज्जत करने वाले अगर इस कुंभ में आपने स्नान नहीं किया तो जीवन विफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हरेंद्र ताऊ को, इन्होंने हर सवाल पर अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरीके से देश के किसान जो है देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 9 महीने बाद 10वां महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कोई रास्ते नहीं निकले हैं। किसान लगातार दिन रात बैठे हुए हर मौसम में, लेकिन इसका फल क्या मिला है ये भी देखना है। किसानों की जिद है कि सरकार उनकी बात माने, और किसान के हौसले तब बुलंद हो जाते हैं जब वो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी को बड़ी चुनौती देते हैं और वहां बीजेपी को हराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में किसान कितना बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए एनसीआर समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।